अध्याय 36। पहले तो जी लिन को अभी भी चिंता थी कि घर पर कुछ हुआ है, लेकिन जब वह लिविंग रूम में दाखिल हुआ और जू किंग वान को देखा तो उसका डर पहले से ही आधा गायब हो चुका था। जब तक डुआन रूलान ने यह कहना समाप्त किया तब तक उसका दिल ठंडा हो चुका था। जी लिन डुआन रूलान के शब्दों में छिपे अर्थ को कैसे नहीं समझ सकता था, लेकिन चूंकि वह इसे समझ गया था इसलिए उसे ठंड लग रही थी। डुआन रूलान ने स्पष्ट रूप से तुवु को उन गंदे लोगों में से एक गंदा व्यक्ति करार दिया जो उसका फायदा उठाना चाहते थे, और यहाँ तक कि संकेत भी दिया कि उसे तुवु के साथ संबंध खत्म करने होंगे। लेकिन काई लैम को समझ में नहीं आया क्यों। वे सभी डुआन रूलन के जैविक बच्चे थे, वे अपने ही बच्चों के लिए इतने हृदयहीन क्यों हो सकते थे, यहाँ तक कि मातृ प्रेम का एक सा भी नहीं था। लिन, मैं आपको मनोरंजन उद्योग में प्रवेश करने पर आपत्ति नहीं करता, लेकिन आपको हमेशा अपनी पहचान को याद रखना चाहिए। आप अन्य सितारों की तरह नहीं हैं। आप जी परिवार के इकलौते बेटे हैं। आपको पता होना चाहिए कि मनोरंजन उद्योग में बहुत से लोग हैं जो अन्य लोगों की शक्ति को देखते हैं, और मैं बहुत चिंतित हूँ कि आप हर साल नहीं हैं। मुझे नहीं पता होगा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपसे चिपकना चाहते हैं। जो किंगवान ने पक्ष में हस्तक्षेप किया, यह सही है। फिर जी आंटी लैन आपके बारे में चिंतित हैं। आखिरकार आप अकेले रहते हैं। आपके माता पिता हमेशा से ही हैं। जू किंगवान के शब्द बहुत अच्छी तरह से थे। पहले डुआन रूलान ने सुना कि वह एक सेलिब्रिटी थी और थोड़ी घृणित थी, लेकिन थोड़ी देर के लिए बात करने के बाद डुआन रूलान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि जू किंग वान के पास एक ही विचार थे, जो एक पंख के झुंड के पक्षियों के साथ एक साथ थे। यू किंग वान हमेशा उसकी तरफ से खड़ा होगा और सार्वजनिक रूप से दूसरों की निंदा करेगा। अंत में डुआन रूलान ने उसे माना आत्मा साथी बने सही पल की प्रतीक्षा में, जो किंगवान ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया किसी वू जी लिन के करीब था। इस समय डुआन रूलन ने पहले से ही उस पर बहुत भरोसा किया, यह सुनने के बाद कि वह बहुत गुस्से में थी कि वह निवेश को रद्द कर दे। कास्ट माँ, चारों ओर गड़बड़ करना बंद करो। क्या तुमने देखा कि मेरी बहन का पीछा करने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए आपने मुझे इस तरह की सलाह दी थी। उलन ने यह भी महसूस किया कि वह ओवररिएक्ट हो गया था, धीरे धीरे अपनी भावनाओं को पीछे छोड़ रहा था। स्पर्श किया और फिर हल्के से मुस्कुराया। लैम, कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको बस यह याद रखने की आवश्यकता है कि आप मेरी अच्छी बेटी हैं। हुआ थान उयेन एक तरफ बैठ गया और सलाह दी, चाची लैन, कृपया शांत हो जाओ, इसे अपने स्वास्थ्य को प्रभावित न करने दें। काई लैम उदासीनता और ठंडेपन से बैठा था और अपनी जैविक माँ को आज्ञाकारी और समझदार होने के लिए हुआ थान उयेन की प्रशंसा करते हुए देख रहा था। तभी उसे एक बात समझ में आई, उसे हुआ थान उयेन के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी, क्योंकि वह उसकी माँ की तरह ही थी। जिस तरह से उसने भूमिका निभाई, उसने हमेशा अपने चेहरे पर मुखौटे की एक परत पहनी थी, हमेशा एक नकली मुस्कान थी, और उसकी आंखें झूठ से भरी थी। जब जी लिन छोटा था तो उसे यह माँ पसंद नहीं थी, क्योंकि डुआन रूलान को सिर्फ अपने सामाजिक दायरे की परवाह थी। हर दिन यह सोचती रहती थी कि उच्च वर्ग में कैसे पैर जमाए जाए। अपने बेटे की देखभाल के लिए नानी को छोड़ देती थी। माँ के रूप में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हर कुछ दिनों में सिर्फ एक बार उससे पूछती थी। और जो किंगवान सच में डुआन रूलान का दूसरा संस्करण थी। जी लिन में पहले ज्यादा भावनाएं नहीं थी, लेकिन उसके अवचेतन मन ने जू किंगवान के दृष्टिकोण का विरोध किया। अब जाकर उसे समझ में आया कि क्यों। अगर तुमने मुझे सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए वापस आने के लिए कहा, तो मुझे लगता है कि हमें बात करना जारी रखने की जरूरत नहीं है। जी लिन खड़ा हो गया, हालांकि वह खुद को रोक रहा था, फिर भी वह उसके शब्दों में गुस्सा सुन सकता था।
डुआन रूलान उसकी जैविक माँ थी और उसकी बड़ी भी। वह असभ्य नहीं हो सकता था, इसलिए वह केवल आंखें मूंद सकता था। एक मिनट रुको एलिन, तुम अपनी माँ की बातें भी नहीं सुनोगे? इससे पहले कि डुआन रूलान कुछ शब्द बोल पाता, जी लिन पलट गई और जाने लगी। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई और फिर उसे वापस बुलाया। जी लिन रुक गया। उसने डुआन रूलान की ओर पीठ कर ली और उसकी आवाज में थकान का एक संकेत था जिसे पहचानना मुश्किल था। लेकिन जब से तुम छोटे थे, मैंने तुम्हें एक दिन भी नहीं पढ़ाया, और अब जब तुम बड़े हो गए हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बात सुनो। क्या तुम्हें लगता है कि यह संभव है? डुआन रूलान को पहले कभी अपने बेटे द्वारा अपमानित नहीं किया गया था, और वह तुरंत शांत नहीं बैठ सकी। उसने यह सब सीवू पर दोष लगाया। यह उस गंदी लड़की का ही होगा जिसने जी लिन को जहर दिया था। उसके पास खुद कोई योग्यता नहीं है, और फिर भी उसने अपने बेटे को बर्बाद कर दिया। वह वास्तव में एक बदसूरत और पिछड़ी देहाती लड़की है। वह दिखावा भी नहीं कर सकती, लेकिन गंदी चालें चलती है। वह बदमाश जी लिन को जी परिवार के मुख्य द्वार में प्रवेश करने के लिए खुश करना चाहता है। सपने देखते रहो। जी परिवार इस कर्जदार को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेगा और उसे भविष्य के वारिस को बर्बाद करने की अनुमति बिल्कुल नहीं देगा। हुआ किंगयुआन ने जी लिन के फिगर को देखा। उसके नाखून उसकी हथेलियों में गड़ गए। उसे नहीं पता था। उसने सोचा कि डुआन रूलान जी लिन को मना सकता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अपनी जैविक माँ के साथ भी जी लिन ने अभी भी सी वू की दृढ़ता से रक्षा की है। उसने वास्तव में क्या गलत किया? अपने पिछले जीवन में हर कोई झो सियू से नफरत करता था। जी लिन आखिरकार उससे निराश हो गई। उसका दिल ठंडा हो गया और उसने बिना परवाह किए उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन इस जीवन में, चाहे जी लिन ने जो भी सामना किया हो, वह हमेशा सियू पर विश्वास करती रही, सियू के पक्ष में खड़ी रही। जो किंगयुआन इसे समझ नहीं पाई, लेकिन उसे लग रहा था कि अगर उसने जी लिन को जाने दिया, तो भविष्य में उसे मनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी अभी जी लिन ने पलटकर उसकी ओर देखा। वह इतनी ठंडी थी कि ऐसा लग रहा था कि वह उसकी गणनाओं को समझ सकती है। भाई जी, जल्दबाजी मत करो। आंटी लैन के शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन वह केवल आपके लिए सबसे अच्छा चाहती है। मुझे लगता है कि आपको अभी भी उसकी थोड़ी बात सुननी चाहिए, यह जानते हुए कि किसी व्यक्ति का चेहरा उसके दिल को नहीं जानता है। सियू वह क्रू के सभी लोगों ने कहा कि उसने अलिखित नियमों का पालन किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो जरूरी नहीं कि निराधार अफवाहें हों। जो किंगयुआन भी खड़ी हो गई और जी लिन को पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वह करीब आई, जी लिन ने अचानक पलटकर अपना हाथ दूर फेंक दिया। तब जो किंगयुआन ने महसूस किया कि एक बेहद गुस्से वाली नज़र उस पर टिकी हुई है। उसने घबराकर अपना सिर उठाया और देखा कि जी लिन उसे घूर रहा है। उसकी आंखें नफरत से भरी हुई हैं। उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं महिलाओं को नहीं मारता, लेकिन अगर तुमने मेरी बहन के बारे में एक और बुरा शब्द कहने की हिम्मत की, तो मैं कसम खाता हूँ कि भविष्य में किसी भी प्रसिद्ध निर्देशक के काम में तुम्हारा नाम नहीं होगा। जो किंगयुआन यह सुनकर डर गई और डुआन रूलान और भी ज्यादा नाराज हो गई। जी लिन की चेतावनी जो किंगयुआन के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसी थी। वह अब और कैसे खुद को रोक सकती थी? जी लिन, यह मत भूलो कि तुम जिस भी फिल्म में काम करती हो, उसमें जी कॉरपोरेशन का निवेश होता है। परिवार के सदस्यों के बिना रास्ता बनाने के लिए तुम सुरक्षित रूप से अपनी वर्तमान स्थिति तक पहुंच सकती हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अकेले मिस जू को छिपा सकती हो? डुआन रूलान को यकीन था कि जी लिन अकेले जी कॉरपोरेशन के समर्थन के बिना एक घर का खर्च नहीं उठा सकती। बाद में वह क्या कर सकता है? किसने सोचा होगा कि उसके शब्दों के जवाब में
जीलिन लंबे समय तक चुप रहा। जैसा कि अपेक्षित था, उसने अपने दिल में आह भरी। उसकी जैविक माँ अभी भी वैसी ही थी। पहले की तरह वह उसे बिल्कुल भी नहीं समझती थी। क्या आपको लगता है कि मैं सिर्फ आदर्शों के बिना एक बेटा हूँ जो केवल अपने परिवार पर भरोसा करना जानता है? उसके दिल में निराशा और अधिक फैलती गई। जी लिन की अभिव्यक्ति और भी अधिक ठंडी होती गई। आपके कुछ अवसरों को आपके परिवार द्वारा समर्थित किया जा सकता है, लेकिन आज आप जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचने के लिए आपके अपने प्रयासों की वजह से ही है। आपने कहा जू तांग जू वान, तो आप यह कर लेंगे। जू किंग वान सुनते ही और अधिक घबरा गई। वह हकलाते हुए बोली, भाई जी, क्या हम इस बारे में अब और बात नहीं कर सकते? जी लिन ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। आपने मेरी माँ के सामने सी वू के बारे में बकवास करने की हिम्मत की। क्या आपको लगता है कि मैं आपको जाने दूंगी? जू किंग वान दुविधा में थी। समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे। मुख्य द्वार अचानक खुला। जी परिवार के नौकर ने एक फैंसी ड्रेस में एक लड़की को अंदर आने के लिए आमंत्रित किया। चलते समय उसने उसका आत्मीयता से अभिवादन किया। मिस सू, मैंने आपको हाल ही में नहीं देखा है। मैडम आपको बहुत याद करती है। सू सोंगयान। हुआ थान उयेन ने दांत पीसते हुए कहा। उसने अपने प्रेमी को कम आंका था। अपने पिछले जीवन में, क्या परिवार में शादी करने से पहले, सो सोंग नियन ने बहुत परेशानी खड़ी की थी। दोआन नू लान ने सो सोंग नियन को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया था। वह इस समय यहाँ क्यों है? सो सोंग घियन ने भी हुआ थान उयेन को शर्मिंदगी में काई लैम के पीछे छिपते हुए देखा। क्योंकि उसने किसी को उसकी जांच करने के लिए भेजा था, सो सोंग घियन ने उसे बहुत जल्दी पहचान लिया और उसका गुस्सा भड़क उठा। यहाँ से चले जाओ। हर किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। सु सोंगयान ने जो पहली बात कही, वह जी लिन की चापलूसी करने के लिए नहीं थी, नहीं डुआन रुलान के प्रति छेड़खानी करने के लिए, बल्कि जू किंगयुआन के सामने कदम रखना, अपना हाथ उठाना और बिना किसी हिचकिचाहट के उसके चेहरे पर थप्पड़ मारना था। तुमने यह जानबूझकर किया, है न? वह कौन सा मनोरंजन चैनल रिपोर्टर है? तुम्हारे मुंह से एक भी शब्द सच नहीं है। उन्होंने तुम्हारा साक्षात्कार लिया, है न? एलिन का पीछा करने के लिए झो सियू को बदनाम किया। यह तुम ही थे। तुमने बेशर्मी से जी परिवार में घुसने की हिम्मत भी की। जो किंगयुआन सु सोंगयान के थप्पड़ से अचंभित रह गई। उसका पूरा शरीर अवाक रह गया। बगल में खड़ी जी लिन भी बुरी तरह डर गई थी। क्या हो रहा है? तो सोंग नियन हुआ थान उयेन को जानता है? वे दोनों क्यों लड़ रहे हैं? सु सोंगयान ने फिर भी इसे जाने देने से इनकार कर दिया। जो किंगयुआन पर एक महंगा ब्रांडेड हैंडबैग फेंक दिया, जिससे वह दर्द में आ गई और कुछ कदम पीछे हट गई। तभी उसने अपना सिर उठाया और तिरस्कार भरे भाव से कहा, अगर तुम नहीं होते तो मुझे गलत व्यक्ति नहीं मिलता। अब जब मैं घर लौटने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, तो यह सब तुम्हारी वजह से है, उस फूहड़। अध्याय 37। चू सोंगयन ने जू किंगयुआन को अपने दिल में थोड़ा खुश महसूस करने से पहले थोड़ी देर के लिए जू किंगयुआन को डांटा। वह एक पागल कुत्ते की तरह था जब उसने अपने पिछले जीवन में लोगों को देखा था। नौसेना खरीदने के कारण उसे एक घोटाले में शामिल किया गया। सु सोंगयान की सांस फूल रही थी। उसने उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। जो किंगवान द्वारा जानबूझकर फैलाई गई दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के कारण उसने ल्यूकंगो परिवार को नाराज कर दिया। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा। जो किंगवान ने बेशर्मी से उससे कारण पूछा। सु सोंगयान, थोड़ा शांत हो जाओ। काई लैम ने भौहें सिकोड़कर उसे रोक दिया। हालांकि काई लैम हुआ थान उयेन से नफरत करता था, लेकिन वह यह स्वीकार नहीं कर सकता था कि उसके परिवार में किसी को पीटा गया हो। हालांकि सो सोंग घियन के शब्दों ने अभी अभी उसका ध्यान खींचा। तुमने पहले तू वू का जिक्र किया था। घियन घियन,
क्या तुम चू तू वो को जानते हो? अभी अभी। सो सोंग घियन की हरकतें बहुत तेज थी और दोआन नू लैन ने अभी प्रतिक्रिया दी। वह चू तू वो नाम के प्रति बेहद संवेदनशील थी और आश्चर्य और अनिश्चितता में उसने पूछा। सो सोंग घियन का गला फिर से भर गया। उसे यह कैसे कहना चाहिए? क्या उसे यह कहना चाहिए कि वह तुवु के पास भागी और उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा गया? मिस सो, मुझे लगता है कि आपको थोड़ी गलतफहमी हुई है, हुआ किंग वान ने धीरे से कहा। हालांकि वह सुसोंग यान से बहुत नफरत करती थी, फिर भी उसने खुद को रोकने की कोशिश की और एक नकली मुस्कान को मजबूर किया। मैं सी वू की दोस्त हूँ। अगर सुसोंग यान पहले हुआ किंग वान की झूठी जानकारी के कारण नाराज थी, तो अब वह उससे बेहद घृणा करती थी। दोस्त? हुआ किंग वान वाकई बेशर्म है। वह हर जगह लोगों को बदनाम करना चाहती है और फिर भी उसे दोस्त कहा जाता है। यह सही है, घियन घियन, तुम बिना किसी कारण के किसी को क्यों मार सकती हो? जल्दी से मिस हुआ से माफी मांगो। सोंग घियन ने दोआन नू लैन की ओर देखा, जिसने हमेशा उसे अविश्वास में लाड़ प्यार किया था, और उसे आह भरते और सांत्वना देते हुए देखा। चू तुवु एक अच्छा व्यक्ति नहीं है, वह साफ सुथरा नहीं है, वह हमेशा ऊंचाइयों पर चढ़ना चाहता है। अगर तुम उसे जान जाओ, तो मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम जल्दी ही उससे रिश्ता खत्म कर दो, कहीं भविष्य में वह तुम्हारे साथ संबंध न बना ले। माँ, बस इतना ही काफी है, जी लिन ने भड़काया। सुसोंगियन ने पहले से ही अपनी बहन के प्रति शत्रुता की थी। डुआन रुलन के शब्द आग में ईंधन जोड़ने की तरह थे। लेकिन जी लिन की अपेक्षाओं से परे, सुसोंगियन की अभिव्यक्ति को हैरान कर दिया गया था। जैसा कि उसने पूछा था कि माइंड, वह एक अवांछित देनदार थी। वह निश्चित रूप से इस जीवन में एक बड़े घर में प्रवेश करने का मौका नहीं देती थी। इसलिए उसने सुसोंगियन के शब्दों को गंभीरता से नहीं लिया। यान यान, एक उपद्रव मत करो। आप शायद उसकी गंदी पहचान नहीं जानते हैं। मेरे पास अभी भी चीजें हैं, मैं पहले जाऊंगा। जी लिन ने अपना कोट पकड़ा और बिना किसी हिचकिचाहट के मुख्य द्वार से बाहर निकल गया। जब वह हुआ किंग वान के पास से गुजरा, तो उसने उसकी तरफ देखा और फुसफुसाया ताकि केवल वे दोनों ही सुन सकें। जहां तक तुम्हारा सवाल है, अभी मैंने जो चेतावनी दी थी, वह सिर्फ खोखली बातें नहीं थी। अपना ख्याल रखना। एलिन, एलिन, एक मिनट रुको। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, एलिन। सोंग घियन ने जल्दी से उनका पीछा किया, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक कदम बहुत देर से पहुंची। काई लैम पहले ही कार में बैठकर चली गई थी। वह ऊबी हुई सी दिख रही थी और अपने पैर पटकने से खुद को नहीं रोक पाई। अरे नहीं, मूल रूप से जी लिन के माध्यम से सी वू से भीख मांगने की योजना बनाई गई थी ताकि लू परिवार के 5वें मास्टर से भीख मांग सके। यह सब उस कुतिया जू किंग वान की वजह से था जो अंदर और बाहर से असंगत थी। जिस व्यक्ति को याद किया जा रहा है, सी वू वर्तमान में डर से कांप रही थी। लू परिवार के 5वें मास्टर द्वारा उपनगरों में हवेली में वापस लाया जा रहा था। अभी अभी लू परिवार के 5वें मास्टर ने उसे वह कड़वी गोली लेने के लिए मजबूर किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने इसे कहीं से लूटा हो। यह बहुत प्रभावी था। सी वू द्वारा इसे लेने के बाद वह उस मनोरोगी की बाहों में जकड़ी हुई थी और पूरे रास्ते कार में बैठी रही, लेकिन उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वह खून की उल्टी करना चाहती है। यह वास्तव में एक चमत्कार था। यह किस तरह की दवा है? उसने उत्सुकता से पूछा। एक पूरी बोतल। कमरा। लेकिन लू वू जिया बिस्तर के किनारे पर नहीं रुका। वह अंदर चला गया और एक लकड़ी का दरवाजा खोलकर उसे बाथरूम में खींच लिया। 5वें मास्टर, चलो पहले इस बारे में बात करते हैं। सीयू उसके हाथ को नहीं टाल सका और बाथरूम में घुस गया, इससे पहले कि वहां एक लकड़ी की बाल्टी रखी हुई दिखाई दे।
जो एक वयस्क के बैठने के लिए बिल्कुल सही आकार की थी। बाल्टी में गर्म पानी काला था और उठने वाली सफेद धुंध पारंपरिक चीनी दवा की एक परिचित गंध दे रही थी। आपका शरीर बहुत कमजोर है, दवा को लंबे समय तक भिगोना नहीं चाहिए। मैं आपको 15 मिनट में बुलाऊंगा। अपने कपड़े बदलें और अंदर बैठें। 5वें मास्टर लू ने धीरे से बात की, अपना सिर नीचे करके उस छोटी लड़की को देखा जो अभी भी निश्चल खड़ी थी, और धीरे से पूछा, क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी भी मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें कदम दर कदम दिखाऊं? वो ने लगातार अपना सिर हिलाया। उसने नहीं सोचा था कि 5वें मास्टर लू उसे सिर्फ औषधीय स्नान कराने के लिए यहाँ लाए हैं। अभी गोली के बारे में सोचते हुए और पानी की इस बाल्टी, वो ने यह गणना करने की हिम्मत की कि वह कितना पैसा खर्च करता है। निजी मामलों के लिए सार्वजनिक मामलों का उपयोग करने के बारे में बात करते हैं। लू वुजिया के बाहर जाने के बाद एक पतली पोशाक बाथरूम में तैयार की गई थी। उसे स्पष्ट रूप से याद आया कि लू वुजिया ने कहा कि वह केवल 15 मिनट के लिए सोख सकती है, लेकिन कुछ मिनटों से भी कम समय के लिए वह पहले से ही कम हो गई थी और उसके सिर के बारे में बहुत भारी था। पानी में हाथों की एक जोड़ी ने तुरंत उसका समर्थन किया और धीरे से उसे बाल्टी से बाहर निकाल दिया। वो ने कुछ महसूस किया, लेकिन दवा ने उसे अपनी आंखें खोलने में असमर्थ बना दिया। सहज रूप से उसके लिए एक आरामदायक स्थिति खोजने के लिए दूसरे व्यक्ति की बाहों में गिर गया और उसकी भौहों को आराम करने के लिए उसकी सांस भी पूरी तरह से हो गई। यह अभी भी ठंडा तापमान था जिसे लू वुजिया ने सबसे अधिक पसंद किया था, और लू वुजिया उसे पकड़ रही थी। पोशाक पर पानी स्वाभाविक रूप से उसकी पोशाक को गीला कर देगा। अगर वह ऐसा करने की हिम्मत करता तो वह बिल्कुल भी नहीं जाने देता, लेकिन इस छोटी बच्ची के साथ लू वुजिया खुद को असहाय महसूस करता था। इस तरह की भावना बहुत नई थी, बहुत खास थी। वह पिछले कुछ सालों से केवल अपनी हथेली में सब कुछ कसकर पकड़ना पसंद करता था, भले ही वह किसी बुरी स्थिति में पड़ जाए। वह जानता था कि कैसे स्थिति को बदलना है, लेकिन जब वो का सामना करना पड़ा तो उसकी सारी व्यवस्थाएं विफल हो गईं, जिससे वह इस छोटी बच्ची को बहुत कसकर मजबूर करने में असमर्थ हो गया। बस ऐसे ही उसने कदम दर कदम हार मान ली। वह उठा और अपना सिर घुमाया, केवल यह जानने के लिए कि उसने वो के लिए कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को अनदेखा कर दिया था। यह एक अच्छी घटना नहीं थी। लगातार अपने द्वारा पाले गए पालतू जानवर के आगे झुकना बहुत खतरनाक। भले ही वह इस बिंदु को स्पष्ट रूप से समझता था, वह रुकना नहीं चाहता था। वो का पूरा शरीर भीग गया था, अंदर की सफेद त्वचा धुंधली दिखाई दे रही थी, लेकिन लू वुजिया ने न देखने का नाटक किया। किसी को तौलिया लाने के लिए बुलाया, फिर सीधे उसकी ओर देखा और उसके शरीर पर से कपड़े उतारे, उसके पूरे शरीर को लपेटने के लिए तौलिया लिया और उसे बिस्तर पर ले गया। वो को लगा कि यह नींद बेहद आरामदायक, शरीर का दर्द आधे से ज्यादा गायब हो गया। पूरा व्यक्ति आलसी था और हिलना नहीं चाहता था। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने पाया कि कोई उसे अपनी बाहों में पकड़ रहा था। वह अभी उठी और उसे हल्की चंदन की खुशबू आ रही थी। फिर तुरंत कीनू के कपड़े दिखाई दिए जो लू वुजिया अक्सर पहनती थी, केवल कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर। क्या हो रहा है? वो का दिमाग नहीं चल पा रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि वह बिस्तर पर लेटी हुई है और उसे पकड़े हुए व्यक्ति हो सकता है। वह सहज रूप से इन लोहे जैसी भुजाओं से बचने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही यह विचार आया, ऐसा लगा कि दूसरे व्यक्ति ने इसे खोज लिया है। वो को लगा जैसे दुनिया घूम रही है। उसका पूरा शरीर गद्दे पर दबा हुआ था और एक व्यक्ति ऊपर दबा रहा था, लेकिन लू वुजिया की कलाकृतियों की तरह दिखने वाले खूबसूरत हाथों की जोड़ी वो की पतली गर्दन पर रखी गई थी। लू वुजिया की ताकत बहुत बड़ी थी, लेकिन बेहोशी की हालत में भी उसके पास अभी भी एक भयानक नियंत्रण था।
सीवू को कोई संदेह नहीं था कि वह उसकी गर्दन तोड़ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण क्षण में उसने खुद को नियंत्रित किया। सीवू ने घबरा कर देखा, केवल यह देखने के लिए कि उसकी आंखों में उसके शरीर को दबाने वाले व्यक्ति की जानलेवा आभा भरी हुई थी, जिसके भीतर किसी ऐसे व्यक्ति की अधीरता भी थी जिसे बिना किसी कारण के जगाया गया हो, जैसे कोई असुर जो अभी बहुत देर से सोया हो और अचानक जाग गया हो, जिससे दूसरे डर जाए। पांचवा पांचवा गुरु, तू वो कांप उठा, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अगर उसे पर्याप्त नींद नहीं मिली तो यह व्यक्ति क्रोधित हो जाएगा। कितना डरावना, उसके सामान्य अमर ऊर्जा खाने वाले रूप से बिल्कुल अलग। आंख मारता सैड स्माइली। ल्यूक गुजिया ने नीचे लेटी हुई सुंदर छोटी लड़की को देखा। काफी देर बाद उसे आखिरकार होश आया और उसने महसूस किया कि यह तू वो थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसकी पतली गर्दन को थोड़ा थोड़ा करके छोड़ती गईं। अध्याय 38। यह तब तक नहीं था जब तक कि लू वुजिया के हाथों ने सी वू की गर्दन को छोड़ दिया था कि वह सांस लेने की हिम्मत करती है। तब वह यह जानकर आश्चर्यचकित थी कि वह अभी कम समय में है। वह वास्तव में एक ठंडे पसीने में टूट गई थी। उसकी पीठ पहले से ही भिगो रही थी। खतरनाक। सी वू ने इस बात की पुष्टि करने की हिम्मत की कि लू वुजिया वास्तव में अभी उसे गला घोंट सकती है। अगर वह खुद को समय पर नियंत्रित नहीं करती है तो वह शायद अभी एक लाश होगी। कि विशाल जानलेवा आभा उसके गले में रखी गई ग्रिम रीपर की तरह थी, जो कि बहुत ही कम समय के लिए थी, जो कि बहुत ही कम समय है। ट्रेस, उसका चेहरा पीला था, उसकी बादाम की आंखें आंसू से चमक रही थी। उनके भीतर अभी भी भय और घबराहट थी जो अभी तक फैल नहीं गई थी। छोटी लड़की इस समय खून की खांसी कर रही थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उसे ध्यान से देख रही थी। उसकी अभिव्यक्ति ऐसी थी जैसे उसने कोई भूत देखा हो, बेहद नाजुक और दयनीय। मानो वह थोड़ा और बल लगाने पर बिखर जाएगी, चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह बहुत नरम और नाजुक। काफी देर बाद लू वुजिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। किसी और की नींद में खलल डालने पर अपने गुस्से को दबाने की कोशिश करते हुए सीयू से दूर हो गया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया, अपने हाथ पर बौद्ध माला उतारी और लगातार जाप किया। यह उसकी आदत थी जब वह छोटा था, जब वह मंदिर में रहता था। मठाधीश चाहते थे कि वह हर समय अपने मन को शांत कर सके, इसलिए उसने जानबूझकर 1000 साल पुराना बोधि वृक्ष पाया, फल का उपयोग करके बौद्ध मालाओं की एक माला बनाई, और हर बार जब उसे लगता कि उसका दिल शांत नहीं है तो वह एक बार शांत करने वाला मंत्र जपता। बचपन से ही उसने आत्मनियंत्रण का अभ्यास किया था। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे एक साथ इतना जप करने के लिए मजबूर कर सके, लेकिन आज एक साथ इतना जप करने के बाद भी उसे लगा कि यह काफी नहीं है। वह शांत नहीं हो पा रहा था। पांचवें गुरु, क्या आप थोड़ी देर के लिए कहीं और जा सकते हैं यहाँ से? सी वो केवल लू वुजिया को बौद्ध मोतियों से खेलते हुए देख सकती थी। उसके होंठ कुछ कह रहे थे। समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करने की योजना बना रहा था। उसने सावधानी से पूछा, क्योंकि अभी सी वू को पता चला कि वह केवल एक तौलिया में लिपटी हुई थी और उसने कोई कपड़ा नहीं पहना था। उसे यह भी नहीं पता था कि कल क्या हुआ था। उसे बिल्कुल भी आभास नहीं था कि उसे किसी और ने बिस्तर पर उठा लिया है, और वह पोशाक भी गायब थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे पूरी रात लू वुजिया द्वारा उठाकर सुला दिया गया था। कितना भयानक! यह उस घटना से भी ज्यादा भयानक था जब मनोरोगी ने सुबह सुबह उसका गला घोंट दिया था। सी वू की धीमी आवाज सुनकर लू वू के हाथ की हरकतें रुक गईं और उसने अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। इस छोटी सी बच्ची को यह एहसास ही नहीं था कि वह बुरी तरह सो रही है।
उसकी छाती के सामने का तौलिया नीचे खिसक गया था, जिससे उसकी नाजुक कॉलर बोन का एक बड़ा हिस्सा दिखाई दे रहा था। मैं किसी को बुलाकर तुम्हारे कपड़े लाती हूँ। कपड़े बदलने के बाद नीचे आ जाना। लू वूजिया ने अपनी आंखें हटा लीं। उसके हाथ ने फिर से बौद्ध मालाओं को जकड़ लिया। केवल अब उसे एहसास हुआ कि हृदय शुद्धिकरण मंत्र का पिछला जाप पूरी तरह से विफल हो गया था। सी वू ने लगातार सिर हिलाया। इस अमीर आदमी के जाने का इंतजार करते हुए वह तुरंत बाथरूम में भाग गई और खून की उल्टी की। फिर उसके अंग शिथिल हो गए क्योंकि उसने अभी अभी लाई गई पोशाक पहन ली थी। वह वास्तव में एक रात लू वूजिया के साथ सोई और फिर भी बच गई। यह वास्तव में एक चमत्कार था। जब सी वू नीचे गया तो लू वूजिया पहले से ही लिविंग रूम में इंतजार कर रहा था, यह नहीं जानते हुए कि यह एक भ्रम था या नहीं। सी वू ने महसूस किया कि उसकी अभिव्यक्ति सामान्य से भी अधिक ठंडी थी। सी वू ने सोचा कि इस मनोरोगी को किसने उकसाया था, जबकि उसने धीरे से पूछा कि क्या वह अभी तक घर जा पाई है। पिछली रात के औषधीय स्नान को अवशोषित किया जाना चाहिए था। आपके शरीर को अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए खाने की जरूरत है। क्या आप कुछ खाना चाहते हैं? लू वूजिया ने उसकी ओर देखा और पूछा। सीयू को तुरंत इस व्यक्ति के बारे में याद आया जो खाने को लेकर बहुत ज्यादा चूजी था। उसे अभी भी वह खाना साफ साफ याद था। एक ऐसे दोस्त के साथ बैठना जिसका स्वाद इंसानों जैसा नहीं था, वाकई एक आपदा थी। वही गलती न करने के लिए सीयू ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। कोई जरूरत नहीं, घर पर अभी भी कुछ सामग्री है, मैं इसे खुद पकाऊंगी। अप्रत्याशित रूप से लू वूजिया ने उसे मजबूर नहीं किया। उसने थोड़ा सिर हिलाया और उसे विला से बाहर खींच लिया। आम तौर पर लू वूजिया के पास हमेशा अंगरक्षकों की एक टीम होती थी, लेकिन अब उसका रवैया बहुत अजीब था। उसने अपने सभी अधीनस्थों को भगा दिया और खुद स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए गैरेज में घुस गया। सीयू की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। वह लू वूजिया को सुरुचिपूर्ण ढंग से कपड़े पहने हुए देखने की आदी थी, और उसे लगा कि यह चमकीला रंग उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करता। हालांकि लू वूजिया को इसकी आदत हो गई थी और वह सीयू के पास चला गया। उसे चकित देखकर उसके होठों के कोने मुड़ गए। क्या तुम्हें अब भी मेरी जरूरत है कि मैं तुम्हें कार में बुलाऊं? सीयू नींद में चलने वाली की तरह अंदर चली गई। जब स्पोर्ट्स कार तेजी से चली गई, तभी उसने अपनी सीट बेल्ट पकड़ी। थोड़ा घबराया हुआ महसूस किया। 5वें मास्टर, आप खुद क्यों ड्राइव करना चाहते हैं? लू वूजिया की ड्राइविंग गति को केवल डकैती के रूप में वर्णित किया जा सकता था, और ऐसा लग रहा था कि उसे नहीं पता था कि धीमा होना क्या होता है, लेकिन फिर भी उसका चेहरा अभी भी बेहद शांत था। सीवू का सवाल सुनकर लू वूजिया मुस्कुराई और धीरे से जवाब दिया, क्योंकि मैं सहज नहीं हूँ और किसी का मेरे पीछे पीछे चलना मुझे और भी असहज कर देता है, समझे? सीवू तुरंत सर्दियों में सिकाड़ा की तरह शांत हो गई। स्पोर्ट्स कार भयानक गति से सीधे सीवू के घर की ओर बढ़ी। वह चिंतित थी और पूरे रास्ते चौकस थी। अगर लू वूजिया ने अपने हाथ पहिए पर नहीं रखे तो वह मुख्य सड़क पर भूत बन जाएगी। आंख मारता सैड स्माइली। इस समय परिचित दरवाजे को देखते हुए उसका दिल तुरंत उत्साहित हो गया। उसने जल्दी से कहा, आप मुझे यहीं छोड़ सकते हैं। यह एक पुरानी अपार्टमेंट बिल्डिंग है, इसलिए प्रवेश द्वार बहुत छोटा है, कारें अंदर नहीं जा सकती। लू वूजिया निर्णायक रूप से सड़क के किनारे रुक गया, इंजन बंद कर दिया, कार से बाहर निकल गया, यात्री की तरफ के दरवाजे पर चला गया और सीयू को देखा और कहा, तो चलो अंदर चलते हैं। सीयू की आंखें चौड़ी हो गईं। कार अंदर नहीं जा सकती और वह अभी भी चलना चाहता है। सीयू को लगा कि लू वूजिया आज बेहद अजीब थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि अजीब क्या था। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है,
वहाँ एक नाश्ते का स्टॉल है। मैं घर ले जाने के लिए कुछ खाना खरीदने की योजना बना रहा हूँ। आपको मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है। वास्तव में सीवू ने जल्दी से बहाना बनाया। वह इस बेवकूफ टाइकून से बहुत डरी हुई थी। कौन सोच सकता था कि लू वू जियासी वू की उंगली के इशारे पर चलेगी और उसका हाथ थामकर उनके पास चली जाएगी। वह दुकान लंबे समय से इलाके में मशहूर थी और 6 से 8 बजे के बीच सबसे ज्यादा व्यस्त रहती थी। जब लू वू जियासी वू को वापस ले गया तब लगभग 10 बज रहे थे। दुकान बंद होने की तैयारी कर रही थी। तभी उसने एक असाधारण करिश्माई आदमी को चलते हुए देखा। वह एक लड़की का हाथ भी पकड़े हुए था जिसका चेहरा पीला था लेकिन बेहद खूबसूरत थी। दुकान का मालिक एक बूढ़ा जोड़ा था जो देर करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या खाना चाहते हो? हमारी दुकान में पकौड़े बिक चुके हैं, बस थोड़ा सा दलिया बचा है। लू वू जिया ने दुकान की तरफ देखा। वहां अभी भी धुएं और तेल की गंध थी। इसे साफ माना जाता था लेकिन प्रदर्शित भोजन ज्यादा नहीं था। यह थोड़ा कंजूस भी था। जो उसने पहले देखा था उससे बिल्कुल अलग। छोटी लड़की ने उत्तर दिया, मुझे एक कटोरी दलिया दो, जिसमें थोड़ा प्याज भी हो। मैं यहीं खा लूंगी। यहाँ ल्यूकंगुजिया ने इधर उधर देखा। दुकान में केवल 5-6 टेबल और कुर्सियां थी और कई छोटी कुर्सियां भी थी। यह जगह मुख्य सड़क के ठीक बगल में थी। यह वास्तव में बैठकर खाने के लिए आदर्श जगह नहीं थी। तूवू ने बूढ़े जोड़े से गर्म दलिया का कटोरा लिया। उन्हें जाते देख दोनों दुकान मालिकों ने उत्साह से उन्हें चावल का कटोरा दिया। तूवू खुश भी था और नाराज भी। लू वू जिया ने उसे बहुत डांटा कि वह यह सब कैसे खा सकता है। ठीक है, मैं खाना खत्म करने के बाद चला जाऊंगा। तुम्हें मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत धीरे धीरे खाता हूँ और इससे तुम्हारा कीमती समय बर्बाद हो सकता है। सीवू को इस बात से नफरत थी कि वह इस व्यक्ति को भगा नहीं सकती थी, इसलिए वह जानबूझकर यहाँ खाने के लिए बैठ गई। उसे विश्वास नहीं था कि उसके जैसा पागल और नखरेबाज व्यक्ति इसे बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन इस बार सीवू का अनुमान गलत निकला। लियू वूजिया ने वास्तव में सिर हिलाया और एक साफ मेज और कुर्सियां चुनने के लिए आगे बढ़ा। बैठने के बाद उसने अपने हाथ से मेज पर थपथपाया। तुम यहाँ क्यों नहीं आ रही हो? सीवू ने एक बार फिर पुष्टि की कि वूजिया आज हमेशा की तरह अलग थी। वह दलिया का एक कटोरा लेकर आई और लियू वूजिया की चौकस निगाहों के सामने उसने दलिया को घूंट-घूंट करके पी लिया। उसने उसकी हरकतों को देखा, कुछ देर तक देखा और फिर अचानक बौद्ध माला अपने हाथ पर रख ली। बचा हुआ चम्मच उठाया और निगलने के लिए थोड़ा दलिया अपने मुंह में डाल लिया। सीवू चौंक गया, पूरी तरह से प्रतिक्रिया करने में असमर्थ था। लू वू ने केवल आधा चम्मच उठाया, चम्मच को वापस अपनी मूल जगह पर रख दिया। सीवू के हैरान भाव को देखा और उदासीनता से कहा, स्वाद भी ठीक है। सीवू, तुम्हें क्या हो गया है? मैं सचमुच तुम्हें नहीं जानता। म्यू, मुझे लगता है कि छुट्टियां जल्द ही आ रही हैं। जीटी, आशा है सभी लोग मेरा समर्थन करते रहेंगे। हैप्पी स्माइली। अविश्वसनीय चुनौती का फिल्मांकन समाप्त करने के बाद तूवू ने जल्दी से अपना सामान पैक किया और फिल्म क्रू में वापस आ गई, क्योंकि उसे लगा कि जिस तरह से लू नगुगिया ने उस दिन उसे व्यक्तिगत रूप से घर ले जाया था वह बहुत ही असामान्य था। इस डर से कि यह व्यक्ति कुछ अजीब न कर दे, लू वूजिया के चले जाने के बाद सीयू ने तुरंत टैक्सी लेकर एयरपोर्ट की ओर प्रस्थान किया। जैसे ही वह फिल्म क्रू में दाखिल हुआ, लोगों का एक समूह उससे परिचित होने के लिए आया। उसने सीयू को घेर लिया और उससे शो के बारे में पूछा। आखिरकार ज्यादातर लोगों के दिमाग में द अनएक्सपेक्टेड चैलेंज जैसे उच्च रेटिंग वाले शो में केवल प्रसिद्ध हस्तियों को ही आमंत्रित किया जाता है। तूवू ने अभी-अभी एक फिल्म में भाग लिया था
फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन उसे यह अनमोल निमंत्रण मिला। यह वाकई असामान्य था। तो वो बेशक यह नहीं कह सकती थी कि यह काई लैम के आशीर्वाद के कारण था कि उसे आमंत्रित किया गया था, इसलिए उसने सहमति जताई। यह कार्यक्रम द्वारा व्यवस्थित किया गया था। मुझे कुछ नहीं पता। बेहद बेपरवाह सभी से निपटने के बाद तो वो घेरे से बाहर आई और उसने हान दीम दीम को देखा। मुख्य नायिका, नए सम्राट की बचपन की दोस्त, घबराहट में उसकी ओर बढ़ रही थी। वह बेसुध थी, सड़क की ओर भी नहीं देख रही थी, सीधे आगे बढ़ रही थी और तुरंत तूवू से टकरा गई। तभी हान दीम दीम को होश आया। यह देखकर कि तूवू को उसने कुछ कदम पीछे धकेल दिया है, उसने जल्दी से उसे पकड़ लिया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? दरअसल हान दीम दीम बहुत तेज नहीं चल रही थी, लेकिन तूवू का शरीर बहुत कमजोर था। एक छोटी सी टक्कर भी उसे एक पल के लिए चक्कर आने के लिए काफी थी। तूवू ने हाथ हिलाकर संकेत दिया कि वह ठीक है, और जब उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो उसने देखा कि हान डीएम डीएम के सिर के ऊपर का भाग्य धीरे धीरे धूसर होता जा रहा था। यह रंग दर्शाता था कि व्यक्ति का भाग्य खराब होगा। रंग जितना गहरा होगा उतना ही अधिक दुर्भाग्य होगा। अगर यह काला हो गया तो यह उसके जीवन को प्रभावित करेगा। बेशक ल्यूकंगुजिया एक अपवाद था। तूवू को अभी भी समझ में नहीं आया कि उसके पास इतनी जानलेवा आभा क्यों थी, लेकिन फिर भी वह अब तक शांति से रह रहा था। अगर कुछ गड़बड़ नहीं है तो यह ठीक है। हान डीएम डीएम ने राहत की सांस ली। पूरी टीम जानती थी कि तूवू की तबीयत बहुत खराब है। डायरेक्टर ने जानबूझकर सबको सावधान रहने को कहा था। अगर कुछ हुआ तो बहुत बुरा होगा। हान डीएम डीएम को वास्तव में खेद था। मैं अभी कुछ सोच रहा था। मुझे वास्तव में खेद है। मैं अपने सहायक से अपनी गलतियों की भरपाई करने के लिए दोपहर की चाय लाने के लिए कहूँगा। मैंने अभी अभी फिल्मांकन समाप्त किया है। मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं पहले जाऊंगा। हान डीएम डीएम का व्यक्तित्व उसके नाम जैसा है। उसका चेहरा कोमल और मधुर है। स्पष्ट रूप से 20 वर्ष से अधिक उम्र का है, लेकिन पहली नज़र में वह केवल 16-17 वर्ष की दिखती है। उसका व्यक्तित्व भी कोमल और प्यारा है, जिससे लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। हालांकि उन्होंने क्वीनक वोक में मुख्य भूमिका निभाई, लेकिन स्क्रीन पर उनका समय ज्यादा नहीं था। बचपन की प्रेमिका का रूपांकन पहले की तरह लोकप्रिय नहीं है। हान दीम दीम पुरुष प्रधान के चचेरे भाई की भूमिका निभाते हैं, जो बचपन से ही सगाई कर चुके थे। कथानक बेहद नीरस है। हुआ थान उयेन की वैन मोंग की भूमिका की तुलना में वह वास्तव में दूसरी महिला प्रधान के रूप में उतनी अच्छी नहीं है। तूवू की भूमिका हान दीम दीम के समान दृश्य में नहीं है, इसलिए वह उसे फिल्म क्रू में शायद ही कभी देखती है। फिर भी तूवू को स्पष्ट रूप से याद है कि हान दीम दीम की किस्मत ऐसी नहीं है। तूवू ने गलती से हान दीम दीम के सिर के ऊपर धूसर धुंध को छूने का नाटक किया। एक दृश्य तुरंत उसकी आंखों के सामने आया। हान दीम दीम ने एक पार्टी में एक अन्य महिला सेलिब्रिटी द्वारा लाई गई शराब का एक गिलास पी लिया। कुछ मिनट बाद वह नशे में थी और बेहोश हो गई। एक अधेड़ उम्र का आदमी उसे उठाकर एक होटल के कमरे में ले गया। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि इसके तुरंत बाद पत्रकारों का एक समूह दौड़कर वहां आ गया। जागने के बाद हान डीएम डीएम ने खुद को एक अजनबी आदमी के बगल में नग्न अवस्था में लेटा हुआ पाया, और उसके चारों ओर कई पत्रकार तस्वीरें ले रहे थे। उसके पास इसे नकारने का कोई रास्ता नहीं था, और घबराहट में उसे पत्रकारों ने धक्का दे दिया और उसका सिर कैबिनेट के किनारे से टकरा गया। सी वू ने खुद से सोचा, वह सभी की बुरी किस्मत का कारण देख सकती है, और जाहिर है कि जिस चीज की वजह से हान दीम दीम ने अपनी प्रतिष्ठा खो दी थी, वह शराब का गिलास था। हालांकि सी वू हान दीम दीम के करीब नहीं था, लेकिन उसके मन में उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा थी।
इस लड़की का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है और वह कड़ी मेहनत करने को तैयार है। यह अफसोस की बात होगी अगर उसने इस वजह से अपना पूरा जीवन बर्बाद कर दिया। उसे सीधे चेतावनी देना बुरा होगा। यह तो छोड़ ही दीजिए कि हान तियान तियान ने उस पर विश्वास किया या नहीं। मुख्य बात यह थी कि सीयू को समझाना नहीं आता था। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने पूछा, हान तियान तियान, क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हो जो तुमसे थोड़ा लंबा हो, जिसके बाएं आंख के कोने में एक तिल हो? सीयू ने हान तियान तियान को शराब देने वाले व्यक्ति की शक्ल सूरत के बारे में विस्तार से बताया, और निश्चित रूप से हान तियान तियान ने उसे तुरंत पहचान लिया। तुम्हारा मतलब हमारे समूह की नेता सु मिंगजू से है? इस व्यक्ति के बारे में बात करते समय हान तियान तियान की आवाज थोड़ी नाखुश थी। हान तियान तियान एक लड़की समूह से आई थी। उनके समूह में 7 लोग थे और समूह की नेता सु मिंगजू ही वह थी जिसके साथ सबसे अच्छा व्यवहार किया गया था। कंपनी के संसाधन सीमित हैं। वे आप दोनों में से एक को छोड़कर दूसरे को सभी संसाधन देने के लिए बातचीत कर रहे हैं, और यह भाग्यशाली व्यक्ति निस्संदेह सु मिंगक्सू है। आपका रिश्ता बेहद कमजोर है। इस मामले की वजह से यह बहुत नीचे गिर गया है। हान डीएम, तो मिनतुएत जितनी खूबसूरत या प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन वह बहुत लापरवाह है। वह पागलपन से विज्ञापनों को स्वीकार करती है। तो मिनतुएत के प्रभाव में उसने वास्तव में अपना रास्ता खोज लिया। उसके बाद दूसरे सबसे ज्यादा प्रशंसकों वाली व्यक्ति बन गई, लेकिन कंपनी ने हार मान ली और फिर हार मान ली। उसे तो मिनतुएत की मदद करने के लिए एक कदम के रूप में इस्तेमाल किया। वह कैसे तैयार हो सकती थी? क्या आप तो मिन्हतुएत को जानना चाहते हैं? मुझे डर है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं उसके करीब नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। हान तियान तियान ने सोचा कि सीवू उसे एक पुल बनाना चाहता था, इसलिए उसने ईमानदारी से सु मिंगक्सू के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताया, इस डर से पीछे नहीं हटते कि दूसरों को पता चल जाएगा कि वह और सु मिंगक्सू संगत नहीं थे। सीवू को वास्तव में हान तियान का यह व्यक्तित्व पसंद आया और इस आपदा से बचने में उसकी मदद करने के लिए और भी अधिक दृढ़ थी। नहीं, मैं आपको केवल यह बताना चाहता हूँ कि इस टीम लीडर पर भरोसा न करें। हान तियान तियान दंग रह गया। क्या? तभी एक स्टाफ सदस्य सीवू को फिल्म देखने के लिए कहने आया। सीवू ने उसे एक आखिरी वाक्य कहा, तुम जाओ, पार्टी के लिए देर से आना अच्छा नहीं है, कम पीना याद रखना। सीवू के जल्दी से चले जाने की प्रतीक्षा करते हुए हान तियान तियान अभी भी वहां खड़ा था, संदेह कर रहा था। नहीं, झो सीवू को कैसे पता चला कि वह पार्टी में जा रही थी? सीवू के लौटने के बाद पहला दृश्य जू किंगयुआन के साथ सह अभिनीत दृश्य था। पटकथा में जू किंगयुआन ने यून मेंग की भूमिका निभाई थी जब उसे गलती से पता चला कि उसकी बड़ी बहन यून हे को नए सम्राट द्वारा भूमिगत कैद कर लिया गया था। पैलेस, खोई हुई बहनें जो कई वर्षों से अलग हो गई हैं, लोहे की सलाखों के माध्यम से फिर से मिलते हैं। इब्रेटली अपने पिछले जीवन में तू वू से महिला प्रमुख भूमिका को चुराना चाहता था। मेकअप कलाकार ने अपने चेहरे को भूमिका के लिए उपयुक्त बनाने के लिए बहुत समय बिताया। और साफ, वह कुछ ही दिनों में ऐसा क्यों हो गया? हुआ किंगयुआन की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए, मैंने एक दोस्त से सुना है कि हुआ किंगयुआन ने पहले ही किसी दूसरी फिल्म में मुख्य महिला भूमिका लेने पर चर्चा कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ तय हो गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मुख्य पुरुष ने निर्देशक से कहा था कि अगर हुआ किंगयुआन वहां होगी तो वह अभिनय नहीं करेगा, इसलिए यह सौदा नहीं हो पाया। सीयू ने पलकें झपकाईं। क्या ऐसी कोई बात है? वास्तव में नहीं। मेकअप आर्टिस्ट को यह प्यारी सी बच्ची बहुत पसंद आई और वह और कुछ कहने से खुद को रोक नहीं पाई। ज्योवू, मैं अभी तुमसे बात कर रही हूँ। उस फिल्म में मुख्य पुरुष किरदार जीजी है। जू किंग वान द्वारा जीजी के लिए चाय परोसने और पानी डालने का अभिनय।
मुझे लगा कि वे एक दूसरे को जानते हैं। ऐसा लगता है कि वह सिर्फ भावुक हो रही थी। जी लिन ने जू किंग वान के साथ एक ही फिल्म में अभिनय करने से इनकार कर दिया। यह खबर सुनकर सी वू स्तब्ध रह गई, लेकिन उसने उसे बहुत अधिक सोचने नहीं दिया। निर्देशक लियांग ने चिल्लाया। सी वू ने तुरंत अपने सिर के पीछे सब कुछ फेंक दिया, अपनी स्थिति को समायोजित किया। अब कथानक उस हिस्से पर पहुंच गया जहां यूनमिंग बदला लेने के लिए रखेल बनने के लिए महल में प्रवेश करती है, लेकिन धीरे धीरे नए सम्राट की सज्जनता में गिर जाती है, दुश्मन से प्यार करती है। उसने पाया कि नया सम्राट हर महीने कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता था, इसलिए उसने चुपके से उसका पीछा किया और वैन हुआ को भूमिगत महल में कैद पाया। जब वे फिर से मिले तो वैन मोंग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नए सम्राट के दिल में एक सिनेबार तिल छिपा हुआ था, और यह वह व्यक्ति भी था जिसे उसने हमेशा कमजोर और अक्षम के रूप में देखा था। हालांकि यूनहे को कैद कर लिया गया था, भूमिगत महल भव्य रूप से सुसज्जित था, पूरा कमरा दुर्लभ खजानों से भरा था। यह पता नहीं था कि उसके महल से कितने गुना अधिक शानदार था। यह देखा जा सकता था कि नए सम्राट को यूनहे की कितनी परवाह थी। यूनमिंग को तुरंत ईर्ष्या हुई। वह स्वीकार कर सकती थी कि नया सम्राट उससे प्यार नहीं करता, लेकिन यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि नया सम्राट उस बड़ी बहन से प्यार करता है जिसे उसने कभी पैरों तले रौंदा था। यूनहे ने जानबूझकर कई साल जेल में बिताए थे। उसका स्वभाव और भी उदासीन हो गया था। उसकी छोटी बहन के गुस्से और डांट से उसे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। उसने चुपचाप सलाखों के पीछे से अपनी छोटी बहन को देखा जो कभी न स्वर्ग से डरती थी और न ही धरती से। अब एक राजकुमारी के रूप में अपनी गरिमा खोने की हद तक प्यार से प्रताड़ित हो रही थी। धीरे से कह रही थी, तुमने अपनी रस्सी खुद खरीदी है, इसका मुझसे क्या लेना देना है? यूनमिंग, पहले तुमने कहा था कि मैं राजा बनने के योग्य नहीं हूँ। अब आईने में देखो और देखो कि तुम कैसी दिखती हो। एक आदमी के लिए मरने को तैयार हो। क्या तुमने सोचा है कि तुम एक राजकुमारी कैसे हुआ करती थी? यूनमिंग ने कहा, कुछ भी न सुनते हुए। उसके सामने खड़ी महिला अभी भी कमजोरी से बिस्तर पर टिकी हुई थी, लेकिन उसका व्यवहार शांत था। उसे देखना एक नाटक देखने जैसा था। वान मोंग ने लोहे की सलाखों को जकड़ लिया और घृणा से कहा, तुम योग्य नहीं हो। तुम्हारा जीवन केवल दूसरों द्वारा रौंदा गया है। तुम पहले भाग्य के कारण नहीं मरे। अब तुम्हें लगता है कि तुम मेरे हाथ की हथेली से बच सकते हो। मुझे नहीं पता कि यह सी वू का भ्रम था। उसे लगा कि जू किंग वान के शब्द बहुत वास्तविक थे। घृणा दिल से आती हुई प्रतीत हुई। यह दृश्य जारी रहा। बाद में कथानक यह था कि यूनमिंग ने गुप्त रूप से भूमिगत महल में तेल का एक बैरल लाया, उपनगरों में नए सम्राट के शिकार का लाभ उठाया, महल के रक्षकों को खरीदा, भूमिगत महल में घुस गया, चारों ओर तेल डाला और आग जला दी। यूनहे यहाँ बंद थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसका शरीर कमजोर था, वह चाहकर भी भाग नहीं सकती थी। वह केवल मरने का इंतजार कर सकती थी। तुम धीरे धीरे जलकर राख होने का इंतजार कर रहे हो, जू किंग वान ने खुशी से यह कहा, और अंत में अपने होठों को सिकोड़ लिया। सामग्री को प्रॉप्स टीम द्वारा अच्छी तरह से तैयार किया गया था। एक सुरक्षा जांच के बाद उन्हें केवल प्रदर्शन किया जा सकता था। सभी प्रॉप्स सुरक्षित थे। जू किंग वान ने जो तेल डाला वह सब था। यह खाना पकाने का तेल था, बेहद सुरक्षित। लेकिन किसने सोचा होगा कि इसमें डाली गई माचिस जल जाएगी और भयंकर आग उठेगी। तेल का बैरल जो जू किंग युआन ने अभी अभी जमीन पर फैलाया था, वह सी वू के पैरों तक बह गया और आग जल्दी ही उसके पास पहुंच गई। अध्याय 40। इस अप्रत्याशित घटना ने सभी को प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बना दिया। हर कोई बुरी तरह डर गया, आग के और भी बड़े होने का इंतजार कर रहा था। तभी कोई जोर से चिल्लाया, आग, आग! जल्दी से आग बुझाने का यंत्र लाओ। यह चिल्लाना आग में घी डालने जैसा था। हवा में तुरंत विस्फोट हो गया।
भीड़ चीखने लगी और इधर उधर भागने लगी। निर्देशक लियांग इस घटना से क्रोधित थे। उन्होंने हमेशा पूर्णता का पीछा किया था, इसलिए उन्होंने सहायक प्रॉप्स को यथासंभव यथार्थवादी बनाने की पूरी कोशिश की, न केवल अतिवादी बल्कि बिंदु पर भी। उनके फिल्म क्रू की सुरक्षा जांच बहुत सख्त प्रक्रियाओं का पालन करती है। वह 20 साल से अधिक समय से इस पेशे में है और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। भले ही वह अब गुस्से में थी, लेकिन वह इसे दिखा नहीं सकती थी। निर्देशक लियांग ने एक गहरी सांस ली और लाउडस्पीकर को ऊपर उठाकर सभी को जल्दी से दृश्य से पीछे हटने का आदेश दिया। क्योंकि यह दृश्य भूमिगत महल में फिल्माया गया था, इसलिए तो वो सबसे भीतरी कमरे में थी। भीड़ की अराजकता ने उसके लिए बाहर जाना मुश्किल बना दिया। वह कुछ सांस लेने के बाद ही आग जलती हुई महसूस कर सकती थी। पूरा कमरा ज्वलनशील पदार्थों से भरा हुआ था और आग वाकई बेकाबू थी। इसी समय तूवू ने पाया कि उसकी स्कर्ट का किनारा तेल से सना हुआ था। उसे नहीं पता था कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि किंग वान ने उसे धक्का देकर ऊपर धकेला था। फिल्म क्रू ने अत्यंत सुरक्षित प्रॉप्स तैयार किए थे, लेकिन किसी कारणवश उनके पैरों पर लगे तेल में आसानी से आग लग गई। तूवू ने हिम्मत करके कहा कि अगर उसकी स्कर्ट पर आग लग गई तो उसका पूरा शरीर जल जाएगा। उसने जल्दी से अपनी स्कर्ट की बाहरी परत उतारने का फैसला किया, ध्यान से फर्श पर फैले तेल से बचते हुए, और कदम दर कदम दरवाजे से बाहर निकल गई। पूरी फिल्म क्रू में अफरा तफरी मच गई। किसी ने भी किंग वान को एक कोने में खड़े नहीं देखा। वह उत्साहित लग रही थी, फिर भी थोड़ी घबराई हुई थी। अपनी मुट्ठियां भींच रही थी, जोर जोर से सांस ले रही थी। उसकी आंखें आग से जल रही थी। उसने आग को तूवू तक जलते हुए देखा और खुद को उससे बचने के लिए संघर्ष करते हुए देखा। आधे घंटे पहले थान उयेन प्रॉप्स गोदाम से गुजरी और उसने एक अजीब आदमी को गोदाम प्रबंधक से फुसफुसाते हुए देखा। उसे तुरंत थोड़ा शक हुआ। थान उयेन ने दोआन नू लान से बहुत सी तरकीबें सीखीं। जब भी वह किसी फिल्म क्रू में शामिल होती तो वह स्टाफ को उपहार देती। वह बहुत स्पष्ट थी कि वह उस व्यक्ति से पहले कभी नहीं मिली थी। निर्देशक लोग फिल्म क्रू के प्रबंधन में बहुत सख्त हैं और फिल्मांकन के दौरान किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं देते हैं। वह व्यक्ति अंदर कैसे आया? भाग्य ने यह तय कर दिया था। थान उयेन को कुछ आभास हो गया था, इसलिए उसने लोगों को भगाने के लिए कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपके से एक कोने में छिप गई और ध्यान से अन्य दो लोगों की बातचीत सुनने लगी। क्योंकि दूरी बहुत कम नहीं थी, उसने केवल कुछ प्रमुख शब्द चेंज प्रॉप्स, झोऊ सियू और फायर सुने। उसके तुरंत बाद गोदाम प्रबंधक ने गोदाम को बंद कर दिया और केवल उस आदमी को अंदर छोड़ दिया। उसके पास एक बक्सा था जो बहुत भारी लग रहा था। 2 मिनट से भी कम समय में वह वापस बाहर आया और गोदाम प्रबंधक के हाथ में पैसों का एक ढेर थमा दिया, मानो कोई ताला तोड़कर अंदर घुस गया हो। अगर बाद में कोई पूछे तो बस इतना कह देना कि तुम्हें नहीं पता, थान उयेन ने दूसरे व्यक्ति को आखिरी वाक्य कहते हुए सुना। जब तक दोनों लोग चले नहीं गए, तब तक उसने गहरी सांस लेने की हिम्मत नहीं की। फिर वह धीरे धीरे बाहर चली गई, इस जगह से भाग गई। किंग वान बेवकूफ नहीं थी। उसके लिए ये कुछ शब्द ही काफी थे यह अनुमान लगाने के लिए कि किसी ने प्रॉप्स बदल दिए हैं। इसके अलावा यह तेल था जिसका इस्तेमाल यून मिंग ने भूमिगत महल को जलाने के दृश्य में किया था, और जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाना चाहते थे वह था झोऊ सियू। कोई झोऊ सियू को नुकसान पहुंचाना चाहता था। उसे इस तरह की बात निर्देशक को बता देनी चाहिए थी। अगर क्रू को कुछ हो जाता तो यह एक चेन रिएक्शन का कारण बन जाता। लेकिन जो किंग युआन ने किसी तरह इसे छिपाया,
कुछ भी न जानने का नाटक करते हुए हमेशा की तरह स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय किया, बदले गए तेल के ड्रम का इस्तेमाल किया और बिना पलक झपकाए आग जला दी। उसने कुछ भी नहीं सुना था, उसने प्रॉप्स नहीं बदले थे और वह सीयू को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह कुछ भी नहीं जानती थी, वह सिर्फ स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय कर रही थी। आग लगाने का उससे कोई लेना देना नहीं था। हुआ थान उयेन ने खुद को यह कहकर धोखा दिया कि ऐसा करने से वह गोदाम में सुनी गई सारी बातें भूल जाएगी। आग को बढ़ता देख हुआ थान उयेन ने गौर से तुवु को देखा, जो धुएं से घुट रहा था। उसकी शारीरिक स्थिति सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत कमजोर थी और कमरा काले धुएं से भरा हुआ था, जिससे उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। उसके गले और सीने में बहुत दर्द हो रहा था और उसे खून की खांसी आ रही थी। दर्द की वजह से वो चल नहीं पा रहा था, वह सिर्फ एक खंभे के सहारे टिककर सांस ले पा रहा था। अग्निशमन विभाग के साथ भाग रहे लोगों का समूह बहुत ज्यादा अफरा तफरी में था और वो के शरीर पर अंधेरे की एक मोटी परत छाई हुई थी। केवल हुआ थान उयेन, जो हमेशा घूरता रहता था, उसे ही उसका स्थान पता चला। अगर किसी को वो का पता नहीं चलता तो क्या उसके साथ कुछ हो जाता? यह विचार हुआ किंग वान के मन में एक गहरी जड़ की तरह घूमता रहा, जिसे हटाया नहीं जा सकता था। अगर उसे कुछ हुआ तो यह उसका अपना दुर्भाग्य होगा। हुआ किंग वान की आंखों में आग जल रही थी। उसने दांत पीसते हुए देखा कि कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। उसने अपनी आस्तीन चढ़ाई और आग जलाने के लिए अपना बायां हाथ आगे बढ़ाया। हाथ पर खून के धब्बे दिखने का इंतजार करते हुए उसने दर्द सहा और पानी की बाल्टी पकड़ी और आग बुझाने में व्यस्त होने का नाटक करते हुए अंदर पानी डालना शुरू कर दिया। इस समय वो को अपनी आंखों के सामने केवल अंधेरा महसूस हुआ। उसके अंग शिथिल हो गए और बिना किसी ताकत के वह खंभे से टिका और धीरे धीरे नीचे खिसक गया। वह स्तब्ध थी। उसे महसूस हो रहा था कि लपटें उसकी ओर बढ़ रही हैं। इससे उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह स्तब्ध थी। उसकी चेतना अस्त व्यस्त थी। उसे लगा कि वह बेहोश होने वाली है। तभी उसके कानों में चीखों की एक श्रृंखला सुनाई दी, जैसे कोई उसे रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन वह स्पष्ट रूप से सुन नहीं पा रही थी। कुछ सेकंड बाद वो को लगा कि कोई उसके पास आ रहा है। चंदन की एक जानी पहचानी खुशबू ने उसे घेर लिया, जिससे उसके आसपास की गर्म हवा तुरंत दूर हो गई। इसके तुरंत बाद जमीन से एक जोड़ी बाहें उसे गले लगाती हैं। वो को थोड़ा और होश आया। उसने अपनी आंखें खोलकर आगे देखने की कोशिश की। पांचवें मास्टर ल्यूक का चेहरा, जो किसी पेंटिंग से निकला हुआ लग रहा था, उसकी आंखों में गहराई से उकेरा हुआ था। वह क्यों दिखाई देगा? नहीं, यह जगह आग में जल रही थी। वह कैसे अंदर घुस सकता था? वो पूछना चाहता था, लेकिन उसका गला इतना दुख रहा था कि वह आवाज नहीं निकाल पा रहा था। मानो उसे कोई पूर्वाभास हो गया हो। पांचवें मास्टर ल्यूक ने अपनी बाहों में छोटी लड़की को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। उसका छोटा चेहरा बेहद पीला था। उसकी आंखें डर से भरी हुई थी जब वह उसे देख रही थी। उसे अभी याद आया जब वह अंदर भागा था। छोटी लड़की जमीन पर मुड़ी हुई थी, एक हेजहोग की तरह खुद को जमकर बचा रही थी। उसकी आस्तीन खून से लथपथ थी। उस समय ल्यूक गुजिया अपनी जानलेवा आभा को नियंत्रित नहीं कर सका। सुनो, अपनी आंखें बंद करो, इस डर से कि धुएं के कारण वो की आंखें धुंधली हो जाएंगी। ल्यूक नगुगिया ने अपना हाथ उसकी आंखों पर रख दिया। छोटी लड़की बहुत डरी हुई थी। उसकी लंबी पलकें ब्रश की तरह उसकी हथेली को छूते ही कांपने लगी। उसकी आंखों को ढकने से पहले वो को ल्यूक गुजिया के शरीर पर जानलेवा आभा दिखाई देने लगी, जो लगभग एक वास्तविक चीज में बदल गई।
बिना किसी अंतराल के उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। इससे भी ज्यादा विचित्र बात यह है कि जब आग ल्यूक गुजिया के कपड़ों के कोने तक भी नहीं पहुंची थी, तब उसे इस जानलेवा आभा ने पीछे धकेल दिया था। क्या वह मानव आकार की अग्निरोधी दीवार थी? यह न जानते हुए कि ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके बगल में कोई था या नहीं, तुवो के दिल में संकट थोड़ा कम हो गया। उसके हाथ शक्तिहीनता से ल्यूक नगुगिया के कपड़ों को पकड़ लिया और उसने उदासीनता से शाप भी दिया। बेहोश होने से पहले उसका आखिरी विचार यह था कि उसके चेहरे पर रगड़ने वाले बौद्ध मोतियों में उसकी भावनाओं को शांत करने की ऊर्जा थी। लू वू के अंदर घुसने से लेकर सी वू को बाहर निकालने तक यह सब जल्दी लेकिन धीरे धीरे हुआ। सब कुछ 10 सेकंड से भी कम समय में हुआ। हालांकि कमरे में आग बहुत बड़ी थी, लेकिन वह पूरी तरह से सुरक्षित था। अगर वो अभी भी होश में होता तो वह अपने शरीर पर फिर से जानलेवा आभा को देखकर निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होता। ल्यूक तिन्ह चाउ उसके साथ यहाँ आया था। सी वू के जियांग चेंग से चले जाने के बाद 5वें मास्टर लू को नहीं पता था कि वह क्या सोच रहा था, लेकिन उसने उसका पीछा किया। सौभाग्य से वह यहाँ आ गया, अन्यथा अभी सी वू के साथ कुछ नहीं होता। लू शिंगझो 5वें मास्टर लू के सबसे करीब था, इसलिए वह घनी बुरी आभा को महसूस कर सकता था। वह सहज रूप से कांप उठा। इतने सालों से इस व्यक्ति ने अपने मन और चरित्र को विकसित किया था, आसानी से क्रोधित नहीं होता। शायद जब से उसके माता पिता का निधन हुआ था, तब से उसने कभी इस तरह अपना गुस्सा नहीं दिखाया था। अभी लू शिंगझो के पास 5वें मास्टर लू को जबरन अंदर आने से रोकने का समय नहीं था। अब उसे सुरक्षित रूप से बाहर आते देख उसने राहत की सांस ली। बेहोश सी वू को 5वें मास्टर लू की बाहों में पकड़े हुए देखकर लू शिंगझो ने अपने दिल में डर को दबाने की कोशिश की और आगे बढ़कर कहा, 5वें मास्टर, मैं तैयार हूँ। चलो उसे अस्पताल ले चलते हैं। 5वें मास्टर लू ने धीरे धीरे अपने आसपास के लोगों को देखा। उनकी ठंडी आंखें बिना किसी गर्मजोशी के इतनी ठंडी कि लोग कांप उठे। जिन लोगों को उन्होंने देखा वे जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हुआ थान उयेन ने भीड़ में अपनी जली हुई बाह को ढक लिया। वह खुद को दोषी और डरा हुआ महसूस कर रही थी। उसके पैर कांप रहे थे। क्या उसे खोज लिया गया था? नहीं, यह तुम नहीं थे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। सौभाग्य से 5वें मास्टर ल्यूक को टूवू की स्थिति याद थी, इसलिए उन्होंने यहाँ ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। चारों ओर देखा और फिर अपनी नजर हटा ली। यह देखकर सभी ने राहत की सांस ली और मन ही मन इस आदमी की पृष्ठभूमि के बारे में अटकलें लगाने लगे। उसका आभामंडल वाकई भयानक था। इसके अलावा टूवू के साथ उसका क्या रिश्ता था कि वह किसी को बचाने के लिए अकेले ही दौड़ पड़ा। तिन्ह चाओ, अच्छी तरह जांच करो, एक भी बग मत छोड़ना। 5वें मास्टर लू ने सी वू को उठाया और लू परिवार की विशेष कार में बैठ गए। उनका स्वर शांत था, लेकिन लू शिंगझो को लगा कि कोई तूफान आने वाला है। यदि आप जांच नहीं कर सकते तो आपको लू परिवार में वापस जाने की जरूरत नहीं है, लू शिंगझो ने जल्दी से जवाब दिया। अपने आदेश देने के बाद 5वें मास्टर लू ने अपनी बाहों में छोटी लड़की को देखने के लिए अपना सिर नीचे किया। धीरे से अपनी उंगलियों का उपयोग करके उसके चेहरे पर लगी गंदगी को पोंछा। उनकी पुतलियां बिना लहरों वाले एक प्राचीन कुएं की तरह तुरंत जानलेवा इरादे से भर गईं। ऐसा लग रहा था कि उसने खुद को लंबे समय तक साधना की थी, और कुछ लोग जो अपनी सीमाओं को नहीं जानते थे, उन्होंने उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की जिनकी वह रक्षा कर रहा था। जब सी वो होश में आया तो उसने खुद को अस्पताल में पाया। वह बैठना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर में ताकत नहीं थी। उसके बगल में बैठा व्यक्ति तुरंत घबरा गया।
और फिर जी लिन की उलझन भरी आवाज आई, बहन, हिलना मत, मुझे तुम्हें पकड़ने दो। धीरे धीरे, धीरे धीरे। जी लिन ने सावधानी से सी वू को उठने में मदद की, बिस्तर की ऊंचाई को समायोजित किया और उसकी पीठ के पीछे एक तकिया रखा ताकि वह उस पर अधिक आराम से झुक सके। सौभाग्य से तुम ठीक हो, डॉक्टर ने कहा कि तुम सिर्फ धुएं से घुट गई हो, बस आराम करो और तुम ठीक हो जाओगी। काई लैम ने भी तुवो का हाथ पकड़ रखा था। उसकी कमजोर नब्ज को महसूस करते हुए उसे सचमुच विश्वास हो गया था कि वह ठीक है। भगवान जाने कि जब वह सेट पर लौटा तो उसने सुना कि आग लग गई है और यह भी सुना कि उसकी बहन कोमा में है और उसे अस्पताल ले जाया गया है। उसका दिल लगभग रुक गया था। अगर उसकी बहन को कुछ हो गया तो फिर? जी लिन ने आगे सोचने की हिम्मत नहीं की। बहन। सी वो ने अभी अपना मुंह खोला ही था कि वह अपनी ही कर्कश आवाज से डर गया। जी लिन ने जल्दी से कहा, डॉक्टर ने कहा है कि आपका गला घायल हो गया है, लेकिन यह ठीक है, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, बस ज्यादा बात न करें। सी वो ने सिर हिलाया। उसने चारों ओर देखा। यह जगह अत्यंत आलीशान और शानदार एकल रोगी कक्ष था। पहली नजर में यह महंगा लग रहा था। उसे अच्छी तरह याद है कि बेहोश होने से पहले उसे 5वें मास्टर ल्यूक ने ही आग से बाहर निकाला था, इसलिए उसे यहाँ लाने वाला व्यक्ति स्पष्ट था। लेकिन अस्पताल के कमरे की देखभाल केवल काई लैम ही कर रही थी, तो 5वें मास्टर ल्यूक कहाँ थे? इस समय अस्पताल के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला गया। तुवो ने सहज रूप से अपना सिर उठाया और पीछे देखा तो पाया कि जो व्यक्ति आया था वह 5वां मास्टर ल्यूक नहीं था, बल्कि ल्यूक तिन्हचाऊ था। वह अंदर गया और देखा कि तुवो पहले से ही जाग चुका है। वह खुशी से चिल्ला पड़ा, मेरे पूर्वज, तुम आखिरकार जाग गए। अगर तुम सोते रहे तो 5वां मास्टर निश्चित रूप से मुझे मौत के घाट उतार देगा और इस अस्पताल को नष्ट कर देगा। भगवान जानता है कि उस पर घटना की जांच करने के लिए कितना दबाव था। तुवो ने पीछे देखा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं दिखा। थोड़ा निराश होकर उसने अपनी नजरें हटा ली और बेसुध होकर पूछने का नाटक किया, 5वां मास्टर कहाँ है? ल्यूक तिन्हचौ ने जवाब दिया, 5वां मास्टर अपराधी से निपटने गया है। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने कहा, जिस व्यक्ति ने प्रॉप्स को बदला है वह एक गिरते हुए परिवार से है, जो 5वें परिवार से दुश्मनी रखता है। ये लोग 5वें परिवार के करीब नहीं आ सकते थे और उन्हें नहीं पता था कि उन्हें कहाँ से पता चला कि वह 5वें परिवार से है, इसलिए वे उसे मारना चाहते थे। अप्रत्यक्ष रूप से 5वें परिवार पर हमला कर रहे थे। वास्तव में 6ठे परिवार ने सी वू की सुरक्षा के लिए काफी लोगों को भेजा था, जो उसे उन जगहों पर कड़ी सुरक्षा में रखते थे जहां वे उसे नहीं देख सकते थे। उन्हें कोई अवसर नहीं मिल पाया, इसलिए वे केवल फिल्म क्रू में घुसपैठ कर सकते थे। क्योंकि वो बहुत खास नहीं बनना चाहता था और उसने ल्यूक ngू परिवार के लोगों को अंदर नहीं आने दिया, इसलिए उन लोगों ने इस घटना को अंजाम देने के लिए एक रास्ता खोज लिया। तुवो को नहीं लगा कि यही कारण था। उसने अपने होठों को सिकोड़ते हुए घटना से पहले शू किंगयुआन के असली और नकली हाव भाव के बारे में सोचते हुए एक और सवाल पूछा, क्या यह सिर्फ उनकी योजना है? लू शिंगझो ने सिर हिलाया, यह सही है, उन्होंने पहले ही सभी को एक जाल में फंसा लिया है। क्या उन्हें लगता है कि सभी कैमरे हटा देने से वे जांच नहीं कर पाएंगे? बेवकूफ, क्या यह हो सकता है कि शू किंगयुआन उसका भ्रम था? तुवो को ल्यूक परिवार की क्षमता पर विश्वास था। उसने पूछा, उन लोगों का क्या हुआ? ल्यूक तिन्हचाऊ ने हल्के और सहज तरीके से उत्तर दिया, जैसे उसने अभी अभी चींटी को मारा हो। वे सभी मर चुके हैं। इतना ही नहीं, मास्टरमाइंड निश्चित रूप से एक दयनीय मौत मर गया। वे 5वें मास्टर को नाराज करने की हिम्मत करते हैं,
वे वास्तव में नहीं जानते कि कैसे जीना या मरना है। ल्यूक तिन्हचौ ने ल्यूक गुजिया की घृणा से भरी उपस्थिति को याद किया। देवताओं से मिलना और देवताओं को मारना, बुद्ध से मिलना और बुद्ध को मारना, अभी भी डर में। टूवू को लगा कि उसे इस विषय में बहुत गहराई से जाने की जरूरत नहीं है। जी लिन अभी भी उसका हाथ कसकर पकड़े हुए था। सी वू ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। युवक हमेशा जोश और उत्साह से भरा रहता था, लेकिन उसके पास शायद ही कभी इस तरह की बेपसी का क्षण होता था। यह उसके बचपन में लौटने जैसा था, क्योंकि उसके पास कोई क्षमता नहीं थी। वह कुछ नहीं कर सकता था, वह केवल असहाय होकर स्वर्ग से प्रार्थना कर सकता था। वह अपनी बहन की रक्षा नहीं कर सकता था। जी लिन ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके हाथ वास्तव में सी वू को कसकर पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह उसे चोट पहुंचाने से डरता था। उसने अपने माथे की नीली नसों को दबाने की पूरी कोशिश की। बहन, मुझे बहुत खेद है। काई लैम को इतना पछतावा कभी नहीं हुआ था जितना अब हुआ। काश वह उस समय वहां होता तो अच्छा होता। काश वह थोड़ा पहले लौट आता, तो क्या उसकी बहन को इतना दर्द नहीं होता। सी वो दंग रह गई। उसने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया ताकि उसे दिलासा दे सके। लू जिंगझो दीवार के सहारे झुक गई और उन दोनों को देखकर मुस्कुराई। आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा है। जी लिन के बोलने का इंतजार किए बिना सी वू ने पहले बात की। उसने शांति से कहा, बेशक, एलिन मेरा छोटा भाई है। यह पहली बार था जब सी वू ने बाहरी लोगों के सामने अपने रिश्ते को स्वीकार किया। जी लिन ने खुशी से अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। बहन, बेशक मुझे पता है, अन्यथा क्या आपको लगता है कि पांचवा मास्टर इस बदमाश को आपकी देखभाल करने के लिए भेजेगा? लू जिंगझो ने व्यंग्य किया। सी वू की सारी जानकारी बहुत पहले ही पोस्ट कर दी गई थी, जिसमें जी की गुप्त पृष्ठभूमि भी शामिल थी। यह बदमाश बुरी नहीं है। पांचवें मास्टर ने उसकी हालत स्थिर होने का इंतजार किया। उन्हें डर था कि अस्पताल में बहुत शोर है और उसके लिए आराम करना अच्छा नहीं होगा, इसलिए उन्होंने उसे लू परिवार के नर्सिंग होम में स्थानांतरित कर दिया। यह बदमाश वास्तव में आया और दरवाजे पर खड़ा हो गया। उसे अंदर नहीं आने दिया और जाने से इनकार कर दिया। पांचवें मास्टर ने उसे तब तक देखा जब तक कि वह परेशान नहीं हो गया और उसे अंदर जाने दिया। जी लिन ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका दिल खुशी से भर गया कि सी वू इस बहन के रिश्ते को स्वीकार करने को तैयार थी। उसने एक सेब उठाया और उसे छीलना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि उसे खरगोश के आकार में भी तराश दिया, जैसे कि तू वो को एक अनमोल उपहार के रूप में दे रहा हो। लू शिंगझो ने बोलना जारी रखा, तुम्हारी फिल्म क्रू के लोग उस अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मीडिया ने उस जगह को घेर लिया है। तुम वहां नहीं हो, इसलिए तुम्हारा सहायक तुम्हें लेने के लिए वहां आ गया है। लू शिंगझो ने उससे झूठ नहीं बोला। निर्देशक लियांग का दल अस्पताल में था। घायलों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करने के बाद उन्हें मीडिया से निपटना था। यह शारीरिक और मानसिक रूप से वास्तव में थका देने वाला था। अराजकता के बीच एक तेज तर्रार रिपोर्टर ने देखा कि जू किंगयुआन ने अभी अभी घाव का इलाज किया है और तुरंत उसके पास गया। मिस जू, क्या आपके हाथ पर घाव जलने की वजह से है? क्या आप मुझे विस्तार से बता सकती हैं? जू किंगयुआन ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कोई साक्षात्कार के लिए आ रहा है और उसने घाव को ढकने के लिए जल्दी से अपनी आस्तीन नीचे खींची, लेकिन उसकी हरकतें थोड़ी धीमी थी। रिपोर्टर ने पहले ही पूरी तस्वीर ले ली थी। कुछ नहीं हुआ, मैं बस थोड़ी लापरवाह थी। मैं आग बुझाने में इतनी व्यस्त थी कि मैंने ध्यान नहीं दिया। अब मुझे दर्द महसूस हो रहा है। जू किंगयुआन ने मुस्कुराने की कोशिश की। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हुआ। शायद स्टाफ ने सावधानी नहीं बरती। सौभाग्य से सभी ठीक है। बोलते समय उसने घाव को चुटकी से दबाया और तुरंत ताजा खून बह निकला।
जिसने अभी अभी कसकर बांधी गई रुई को भिगो दिया।